नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। लाउड एंड क्लियर की करने जा रहे हैं शुरुआत, जहां सबसे बड़ी खबर लाउड एंड क्लियर अंदाज में होगी। लोकसभा स्पीकर फिर बने ओम बिरला, लेकिन स्पीकर बनने के पहले ही दिन ओम बिरला ने सदन में आपातकाल का जिक्र किया, जिसके बाद कांग्रेस सांसदों ने कैसे हंगामा किया। पूरी खबर अब से थोड़ी देर में विस्तार से होगी आपके सामने। साथ ही आपको लेकर चलेंगे अफ्रीकी देश केन्या, जहां इस वक्त महंगाई के खिलाफ आग लगी हुई है और आखिर केन्या में सरकार के किस फैसले ने आक्रोशित आवाम को सड़क पर उतार दिया है। तस्वीरें होंगी आपके सामने। इसके अलावा बताएंगे कि क्या अब यूक्रेन की धरती से ही मोर्चा संभालेंगे अमेरिकी सैनिक। जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि अब बड़ी खबरें और उससे पहले कुछ खास तस्वीरें आपके सामने, जहां देखिए मध्य प्रदेश के खरगोन में बड़ा हादसा कैसे टला है और वेदा नदी में डूब रहे 3 युवकों को कैसे बचाया गया। ये हैरान करने वाली तस्वीर अब आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से पानी के तेज बहाव में 3 लड़के बह रहे थे और उसी वक्त सूझबूझ दिखाते हुए ह्यूमन चेन बनाई गई। मानव श्रृंखला बनाकर तेज बहाव से इन तीनों को बचाने की कोशिश हुई। ये देखिए तस्वीर। पकड़ बाल पकड़। अरे वो रहा वो। पानी के इस तेज बहाव के बीच भी लोगों ने अपना बैलेंस बनाए रखा और एक ह्यूमन चेन बनाई। यही वजह रही कि वक्त रहते इन तीनों युवकों को तेज बहाव से निकालने में कामयाबी मिली। पकड़ बाल पकड़। आसपास के लोग चीखते रहे, पुकारते रहे, क्योंकि कोशिश थी कि जल्द से जल्द इस तेज बहाव के बीच से इन युवकों को बचाया जा सके। लेकिन जो लोग बिल्कुल पानी के अंदर थे, उन्होंने अपना संतुलन बनाने की कोशिश की और ये संतुलन बनाया मानव श्रृंखला बनाकर, ह्यूमन चेन बनाकर। और यही वजह है कि पकड़ बाल पकड़। ह्यूमन चेन बनाते ही ये उन तीनों युवकों को इस तेज बहाव के बीच से बचाने में कामयाब रहे। और अब कोरियन एयर की फ्लाइट में मचे हड़कंप की तस्वीर होगी आपके सामने, जहां 15 मिनट में 27,000 फीट नीचे आया विमान। आपको बता दें, तकनीकी खराबी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग को लेकर खबर आई और साथ ही कई यात्रियों को अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। ये देखिए तस्वीर। प्लेन के अंदर की तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी। हालांकि तकनीकी खराबी की वजह से ही 15 मिनट में 27,000 फीट नीचे विमान आ गया और यही वजह है कि जल्द से जल्द इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, क्योंकि जो यात्री इसमें सवार थे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब मिनेसोटा में भारी बारिश के बाद की स्थिति की तस्वीर आपके सामने, जहां बाढ़ की चपेट में आने से एक पुल कैसे ढह गया, देखिए। बाढ़ में फंसे सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने की कोशिश की गई। उस दिन बारिश का ये दौर लगातार जारी रहने के बाद हालात और ज्यादा बिगड़ते चले गए। अब फ्रांस के मालाकोफ में भीषण आग की तस्वीर आपके सामने, जहां एक इमारत में धमाके के बाद आग लग गई और हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये देखिए तस्वीर। आग की इन तस्वीरों को देखकर सबसे पहले कोशिश की गई कि इस पर काबू पाया जा सके, आसपास के इलाके को खाली कराया जा सके। हालांकि इस हादसे की चपेट में 8 लोग आ गए और गंभीर रूप से घायल लोगों को जल्द अस्पताल पहुंचाया गया। इमारत में धमाके के बाद ये आग लगी और चीन में आसमान छूती 3 चिमनियां कैसे ध्वस्त हुई, वो तस्वीर अब आपके सामने होगी, क्योंकि पावर प्लांट की चिमनियां ध्वस्त हो गई।
प्लानिंग के बाद इन चिमनियों को ध्वस्त करने का फैसला लिया गया। पावर प्लांट की ये चिमनियां जिन्हें कैसे एक साथ ध्वस्त किया, ये तस्वीर आई सामने। और अब केन्या में महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें होंगी आपके सामने, जहां जानिए कैसे केन्याई संसद में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। टैक्स बढ़ोतरी के विरोध में हिंसक प्रदर्शन की एक एक तस्वीर अब आपके सामने होगी। आपको बता दें, इसी हिंसक प्रदर्शन में 10 लोगों की मौत की खबर है, 200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि लगातार बिगड़ते हालात के बीच इस वक्त स्थिति क्या है आपको बताएंगे, लेकिन महंगाई के खिलाफ विरोध की आग किस तरीके से सड़क और संसद तक फैली, वो तस्वीरें आपके सामने होंगी, क्योंकि केन्याई संसद में प्रदर्शनकारियों ने आग लगाई। टैक्स बढ़ोतरी के विरोध में हिंसक प्रदर्शन हुआ, 10 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा लोग घायल। केन्या में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प, हाथों में पोस्टर बैनर लेकर लोगों के प्रदर्शन की अब तस्वीर आपके सामने। अब पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़प की एक और तस्वीर आपके सामने होगी, जहां प्रदर्शनकारियों पर कैसे आंसू गैस के गोले छोड़े गए। केन्या में विद्रोह की ये वो तस्वीर है जब बाहर लगातार हालात बिगड़ते रहे। इन प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ। पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प की पहली तस्वीर आपने देखी थी, लेकिन अब यह दूसरी तस्वीर है जहां हालात को काबू में करने के लिए जगह जगह आंसू गैस के गोले छोड़े गए। अब केन्या की सड़क पर जबरदस्त हिंसा की एक और तस्वीर आपके सामने होगी, जहां प्रदर्शनकारियों ने अलग अलग जगहों पर कैसे आग लगाई, वो तस्वीर भी सामने आई है। लगातार बिगड़ते हालात के बीच ज्यादातर इलाके ऐसे थे जहां प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों को और बीच सड़क पर टायर्स को आग के हवाले कर दिया। और यही वजह है कि इलाके से खदेड़ने की इन प्रदर्शनकारियों को कोशिश की गई। आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ, सरकारी संपत्ति को कैसे नुकसान पहुंचाया, देखिए तस्वीर। हालांकि जिस तरीके से संसद के बाहर आगजनी की ये घटना सामने आ रही है, उसकी कुछ और तस्वीरें भी आपके सामने होगी, क्योंकि सड़क पर दौड़ते दिखे प्रदर्शनकारियों की अगली तस्वीर अब आपके सामने। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से हर जगह कांच के शीशे टूटे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पत्थरों से वार किया गया है। एक जगह इकट्ठा हुए इन प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए ही आंसू गैस के गोले छोड़े गए। एक एक प्रदर्शनकारी को पकड़ते हुए इस पूरे इलाके को खाली कराने की कोशिश की गई। जिन जगहों पर बीच सड़क पर आग लगाई गई, उस पर काबू पाने की कोशिश हुई। लेकिन अब यह तस्वीर भी जरा देखिए, संसद के बिल्कुल बाहर की यह तस्वीर, जहां थोड़ी देर पहले आग लगाई गई। आसपास की इन तस्वीरों को, इमारतों को, दुकानों को नष्ट कर दिया गया। अब सड़क पर दौड़ते दिखे प्रदर्शनकारियों की तस्वीर आपके सामने होगी, क्योंकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को कैसे दौड़ाया। इलाके को खाली कराने के दौरान न सिर्फ आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उससे पहले की ये तस्वीर एक और ऐसे इलाके की जहां एकजुट हुए प्रदर्शनकारियों को कैसे खदेड़ा गया, देखिए।
अब प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की हिंसक झड़प के बाद के हालात की तस्वीर आपके सामने, क्योंकि जगह जगह धुएं का गुबार नजर आ रहा है। ना सिर्फ वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ इन प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए, बल्कि अब वो तस्वीर देखिए जहां पूरा केन्या का ज्यादातर इलाका इसी तरीके से धुएं की चपेट में नजर आया। केन्या की सरकार ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सेना को सड़क पर उतार दिया। ये वो तस्वीर आपके सामने जहां प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारियां शुरू हुई। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर जहां जहां प्रदर्शनकारी एकजुट हो रहे थे, पहले इलाके को बैरिकेड कर दिया गया। पूरे इलाके की बैरिकेडिंग तोड़ जैसे ही प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो हवाई फायर हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। लेकिन इस बीच सेना ने जब मोर्चा संभाला तो गिरफ्तारियां भी शुरू हुई। केन्या में नए फाइनेंस बिल के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने किस तरीके से अलग अलग जगह आगजनी की, उसकी अब रात की तस्वीर आपके सामने, क्योंकि सरकारी दफ्तरों को निशाना बनाया गया। दिन में मचे बवाल और सड़क पर होते हंगामे की तस्वीर आपने देखी। अब ये देर रात की तस्वीर जब सरकारी दफ्तर के बाहर बिल्कुल आग लगा दी गई। सरकारी दफ्तर के नजदीक पहुंचे इन प्रदर्शनकारियों ने इसी तरीके से दफ्तरों को निशाना बनाया और उसके बाद आगजनी की ये तस्वीर सामने आ रही है। इस बवाल की वजह है नया फाइनेंस बिल, जिसके खिलाफ सड़क पर उतर आए प्रदर्शनकारी। अब आपको केन्या में विद्रोह से जुड़ी कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि जनता का ये आक्रोश बिल्कुल लाउड एंड क्लियर नजर आ रहा है। 6 तस्वीरें एक साथ आपके सामने होंगी। संसद में तोड़फोड़ की गई, वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया, प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले कैसे छोड़े गए, वही तस्वीर। और देखते ही देखते हिंसा की आग किस तरीके से और ज्यादा भड़क गई, क्योंकि सरकार के खिलाफ जारी इस प्रदर्शन की उग्र तस्वीरें देखने के बाद हर कोई हैरान है कि किस तरीके से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, किस तरीके से संसद का घेराव हुआ और किस तरीके से इन प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह आगजनी को अंजाम दिया। जल्द आपको यह भी बता देते हैं कि केन्या में बगावत की पूरी खबर है क्या, क्योंकि असल में केन्या की संसद में वित्त विधेयक पेश किया गया और इसका असर यह हुआ कि विधेयक के विरोध में जनता सड़क पर उतर आई। विधेयक में अतिरिक्त कर जोड़ा गया है, जिसके चलते टैक्स की खबर सामने आते ही भीड़ उग्र होकर सड़क पर आ गई। आपको बता दें, राष्ट्रपति रूटो बदलाव के पक्ष में अड़े रहे, जिसके बाद संसद में घुसे प्रदर्शनकारियों ने आगजनी शुरू कर दी। नुकसान की बात कर लेते हैं, क्योंकि अब तक की जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक केन्या के इस विद्रोह में 10 लोगों की जान गई है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, सुमित चौधरी के साथ साथ मनीष झा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सुमित स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं और केन्या में वजह तो हमने बता दी, लेकिन इस वक्त के हालात क्या सामने आ रहे हैं, क्या अपडेट इस बारे में, क्योंकि स्थिति पूरी तरीके से बेकाबू हो चुकी है। सुमित, देखिए, बिल्कुल स्थिति बहुत ज़्यादा बेकाबू हो चुकी है और अभी भी लगातार आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार सरकार 2022 के बाद से ही कई रिफॉर्म्स कर रही है, जिसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उनकी प्रायोरिटी है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इसलिए क्योंकि सरकार के ऊपर लगातार वहाँ पर जो प्रेशर है आपकी इकोनॉमी को संभालने का और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो हाई होती जा रही है उसको संभालने का बहुत ज़्यादा है। पिछले साल भी हाउस टैक्स और कई टैक्स का इजाफा किया गया था, लेकिन वो लोग थे जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा थी। लेकिन एक बार अब इस साल सरकार ने प्रपोज किया कि नए टैक्स रिजिम से करीबन 2.7 बिलियन का जो उनको कह सकते हैं कि जो बजट में इनहांस होगा टैक्सेशन के अंदर, उससे वो कहीं ना कहीं बड़े सुधार कर सकते हैं वहां के लोगों के लिए। लेकिन लोग इसके खिलाफ है, क्योंकि टैक्स का बर्डन वहां के लोगों पर बढ़ता जा रहा है। और यही वजह है कि मंगलवार यानी कल हमने देखा हजारों लाखों की संख्या में खासतौर पर यूथ केन्या के अंदर सड़कों पर उतर आया, पार्लियामेंट तक में घुस गया, आगजनी की। और अभी भी वहां पर टेंशन इस बात की है कि लोग अभी भी सड़कों पर हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सुरभि, और सरकार के खिलाफ जारी प्रदर्शन की कुछ और तस्वीरें, क्योंकि केन्या संसद में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी के दौरान ही कैसे एक इमारत को आग के हवाले कर दिया गया। ये संसद भवन की इमारत की तस्वीर अब आपके सामने होगी। केन्या में फाइनेंस बिल के हिंसक विरोध की वजह सुमित बता रहे थे, और टैक्स बढ़ोतरी से नाराजगी के बाद केन्या की जनता किस तरीके से उग्र हो गई है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जहां देखिए किस तरीके से अब संसद की इस इमारत को, संसद इमारत के इस हिस्से को ही आग के हवाले कर दिया गया है। संसद भवन की इमारत में लगी आग की ये तस्वीर।
केन्याई संसद में प्रदर्शनकारियों ने आग लगाई। संसद की एक इमारत में लगी आग की भी तस्वीर, क्योंकि टैक्स बढ़ोतरी के विरोध में जारी हिंसक प्रदर्शन के दौरान ही अलग अलग जगहों से ये प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले हथियारों की मरम्मत के नाम पर जाएंगे फौजी और कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर यूक्रेन में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी की लाउड एंड क्लियर अंदाज में पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि अमेरिकी सैनिक, खबर यह आई कि अमेरिकी सैनिकों को भेजने का फैसला लिया गया है। हथियारों की मरम्मत के नाम पर फौजी भेजे जाएंगे। हालांकि अब कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर सैनिकों के जाने को लेकर जो बड़ा फैसला लिया गया है, ये कदम बाइडेन सरकार इस पर फाइनल मुहर लगा चुकी है। सवाल अब यह है, इससे बदलेगा क्या? तो जवाब यह कि पहले यूक्रेनी हथियारों की मरम्मत पोलैंड नेटो देशों में होती थी, लेकिन अब इस कदम से हथियारों की मरम्मत में तेजी तो आएगी ही। बड़ी बात इसमें यह है कि पहली बार यूक्रेन की धरती से यूएस के सैनिक लड़ेंगे। ऐसे में अमेरिका और रूस में आमने सामने टकराव की क्या नौबत आ जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। आपको हम आज अमेरिका यूक्रेन में सैनिक भेजने पर जिस तरीके से विचार कर रहा है, इससे पहले ऐसा कब हुआ, ये इंफॉर्मेशन अब दे रहे हैं, क्योंकि इससे पहले इराक में साल 2003 से 2011 तक अमेरिकी सैनिक ग्राउंड ऑपरेशन में शामिल रहे हैं। अब आपको यह भी बता दें, इसी तरह अफगानिस्तान में भी साल 2001 से 2021 तक अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी ग्राउंड ऑपरेशंस में हिस्सा ले चुकी है। लेकिन अब यूक्रेन भेजा जा रहा है और इसको लेकर प्लान आखिर है क्या? मनीष झा मेरे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और मनीष, अमेरिका के इस कदम का रूस यूक्रेन युद्ध पर क्या असर होगा, इसके बारे में तो करूंगी सवाल, लेकिन उससे पहले प्लान है क्या? प्लान बहुत खतरनाक है। दरअसल अगर आप देखें तो इराक हो, अफगानिस्तान हो, यहाँ पर जो ज़्यादातर अमेरिकी सैनिक गए थे वो कॉन्ट्रैक्टर के नाम पर गए थे। आसान भाषा में समझा जाए तो जैसे रूस के पास वैगनर आर्मी थी, जिसे पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहा गया, वैसे ही अमेरिका अपने सैनिकों का प्राइवेटाइजेशन करता है। जब वो इराक में, अफगानिस्तान में उन सैनिकों को डिप्लॉय करता है और उनका पेमेंट जो है वो कंपनियों के जरिए जाता है, और इस तरह से अमेरिकी सैनिक फॉरेन लैंड में अपने ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। अब देखिए, जब आशंका इस बात की थी कि रूस और अमेरिका के बीच कहीं जंग ना हो जाए, तो अब उस जंग की पटकथा लिखी जा रही है। और पटकथा कौन लिख रहे हैं? पटकथा खुद व्हाइट हाउस और पेंटागन लिख रहा है। प्रेसिडेंट बाइडेन इस बात को पर सीरियसली विचार कर रहे हैं कि किस तरह से अमेरिकन ट्रूप्स को यूक्रेन भेजा जाए, क्योंकि अब तक तो वो यही कह रहे थे कि अमेरिकन ट्रूप्स को हम नहीं भेजेंगे। अब तक जो लोग जा रहे थे वो नाटो के एडवाइजर के तौर पर जा रहे थे, जिनकी संख्या कम होती थी। अब आपको ग्राउंड पर चाहिए, वो फोर्स चाहिए जो रूसी सेना से आमने सामने लड़ाई लड़ सके। वो इसलिए क्योंकि यूक्रेन के सैनिकों की संख्या खत्म हो चुकी है। यूक्रेन में सैनिक अब है नहीं, बहुत ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। तो ग्राउंड पर अमेरिकी सैनिक जाएं, ग्राउंड पर जाकर रूसी सैनिकों से लड़ें। इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर जाया जाएगा और फिर वो लोग लड़ेंगे और कहा जाएगा कि ये तो प्राइवेट कंपनी। अभी तक ट्रेनिंग को लेकर खबरें आती थी, अभी तक हथियार दिए जाने को लेकर खबर आती थी। सरल शब्दों में बस इतना बता दीजिए कि रूस यूक्रेन युद्ध का रुख ऐसे में किस तरीके से और ज्यादा एग्रेसिव होते हुए सामने आ सकता है? क्या इनकी डिप्लॉयमेंट कुछ ऐसे क्रूशियल लोकेशंस पर की जाएंगी जहां पर रूस कब्जे के दावे कर रहा है? देखिए, हालांकि ये प्लान अभी बन रहा है और किस तरीके से होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन साफ तौर पर है कि अगर अमेरिकी सैनिक ग्राउंड पर मौजूद होंगे और अगर अमेरिकी और रूसी सैनिकों के बीच में आमने सामने की लड़ाई होती है तो फिर बचा क्या? क्योंकि जिस युद्ध के बारे में हम सब लगातार आगाह कर रहे हैं कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए, कहीं रूस और अमेरिका की सीधी टक्कर ना हो जाए। कम से कम दूसरे विश्व युद्ध आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि रूस और अमेरिका सीधे सीधे लड़ रहे हो। लेकिन यूक्रेन की सरजमी पर वो देखने को मिलेगा जब आप देखेंगे कि अमेरिका और रूस के सैनिक एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इसके बाद एक बार अमेरिका के सैनिक जमीन पर पहुंच गए तो फिर नाटो के ट्रूप्स भी पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, और उसके बाद फिर रूस वर्सेस नाटो या फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर जो भी आप कहें वो होना तय है। हालांकि जिस तरीके से अभी तक अमेरिका इसके समर्थन में नहीं था कि युद्ध का विस्तार किसी तरह से हो, लेकिन आज उसी का लिया गया फैसला किस तरीके से इस युद्ध के हालात के बीच में गंभीर साबित हो सकता है, इसको लेकर सुमित आपसे भी समझूंगे। लेकिन उससे पहले चासिव यार में यूक्रेनी सेना के एक्शन को लेकर एक तस्वीर सामने आई है जहां यूक्रेनी जवानों ने होवित्जर तोप चलाई और होवित्जर से यूक्रेन ने युद्धाभ्यास किया है। रूसी हमलों के जवाब में यूक्रेनी तैयारी की ये तस्वीर देखिए।
और यूक्रेन के लवीव में रूस के मिसाइल हमले को लेकर भी खबर बढ़ी है, जहां मिसाइल हमले में वेपन स्टोरेज पूरी तरह तबाह हो गया। धमाके के बाद आसमान में उठा धुएं का ये गुबार। मिसाइल हमले में वेपन स्टोरेज कैसे तबाह हुआ, आग का ये गोला नजर आ रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा वेपन स्टोरेज मिसाइल हमले में नष्ट कर दिया गया। रूस के प्रशांत बेड़े का सैन्य अभ्यास जारी है। बड़ी खबर यह सामने आई, जहां ओखोटस्क और जापान सागर में 10 दिनों की ड्रिल हो रही है। 40 युद्धपोत, 20 नौसैनिक विमान वॉर ड्रिल में शामिल बताए जा रहे हैं। रशिया फ्लीट की ये एक्सरसाइज, रूस के प्रशांत बेड़े का ये सैन्य अभ्यास। और सुमित, इस सैन्य अभ्यास के बारे में इंफॉर्मेशन के साथ साथ ये बता दीजिए कि आखिर रशिया किस तरीके से अब अपने स्तर पर तैयारी करेगा इस फैसले के बाद, जहां अमेरिकी सैनिक भी अब यूक्रेन की धरती पर मौजूद रहेंगे। देखिए सुरभि, इसमें थोड़ा सा अगर मैं आपको बैकग्राउंडर में लेके जाऊं, 2021 में रशिया ने कई आधार जो दिए थे यूक्रेन पर जंग के, उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण आधार ये था कि ब्रिटेन की स्पेशल फोर्सेज यूक्रेन के इलाके में आकर बैठ गई है और लगातार ट्रेनिंग दे रही है यूक्रेन की फोर्सेज को। ये रूस ने आधिकारिक रूप से ये फैक्ट्स सामने रखे थे जंग के दौरान। और अभी आप देखिए कि अगर अमेरिका के टेक्नीशियंस, अमेरिका के जो इंजीनियर्स या फिर दूसरे जो टेक्निकल स्टाफ है, वो अगर यूक्रेन की सरजमी पर जाता है तो निश्चित तौर पर रूस का स्टैंड और उसके एक्शंस बहुत अग्रेसिव होंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह, क्योंकि ये अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि इस साल के आखिरी तक इस प्रपोजल के ऊपर डिस्कस और उस पर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन क्या यूक्रेन के पास अगले 6-5 महीने हैं? क्योंकि रूस का जिस तरीके से ऑफेंसिव ऑपरेशन चल रहा है, रूस जिस तरीके से अपनी तैनाती कर रहा है, क्या अगले 4-5 महीने यूक्रेन के लिए इतने आसान होंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यूक्रेन के पास मैन पावर की कमी है, समय की कमी है और उसके पास टेक्निकल स्टाफ की कमी है जो उसके वेपन्स को ठीक कर सके। और यही वजह है कि यूक्रेन को कई मोर्चों पर इस समय हार झेलनी पड़ रही है। वो पीछे हट रहे हैं, बैकफुट पर आ रहे हैं और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम जो मोर्चे उन्होंने बना रखे थे उन मोर्चे पर अपना होल्ड अप स्टैब्लिश कर सके, जो यूक्रेन कर नहीं पा रहा है। तो ऐसे में 5 से 6 महीने का वक्त यूक्रेन के लिए 5 से 6 महीने के वक्त की जो बात सुमित यहां पर मनीष कह रहे हैं, क्या ये टाइम बाय करने की कोशिश है? हालात को देखते हुए लिया जाएगा फैसला, या ये सिर्फ एक प्रोजेक्शन है ये बताने के लिए कि युद्ध अगर लंबा खिंचेगा तो ऐसे में यूक्रेन में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी भी संभव है? देखिए अमेरिका, मनीष से इसके बारे में जवाब देना चाह रही थी सुमित। मनीष, देखिए सुरभि, सीधी सी बात है कि अमेरिका या नाटो देश रूस को जीतता हुआ नहीं देख सकते हैं। और आज की तारीख में ग्राउंड पर पोजीशन ये है कि रूसी सैनिक बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में उपाय क्या है? उपाय यही है कि आप F-16 दें। F-16 कभी भी दिया जा सकता है, और F-16 के अलावा ग्राउंड पर आपको सपोर्ट चाहिए। ग्राउंड पर जो अब यूक्रेन के सैनिक मौजूद है वो बहुत ज़्यादा ट्रेन नहीं है, वैसी स्थिति में वो रूस के सैनिकों को रोक नहीं पा रहे हैं। तो ये ऑपरेशनल मजबूरी है। अब कितना वक्त लगेगा? ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है कि कॉन्ट्रैक्टर का जो फार्मूला अमेरिका में है वो कोई नया नहीं है। मैंने बताया आपको कि अफगानिस्तान हो, ईरान हो, इराक हो, इन सब में इसका इस्तेमाल किया गया है। अब जब कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर जब यूएस ट्रूप्स वहाँ पहुँचेंगे तो उनके पास कहने के लिए एक दलील भी होगी कि ये यूएस गवर्नमेंट या यूएस डिफेंस के लोग नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्टर हैं। लेकिन इससे पहले हमने देखा था कि विदेशी लड़ाके आते थे, नाटो एडवाइजर आते थे। अब कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर उन सैनिकों को वहां डिप्लॉय करने की तैयारी है। बिल्कुल सुमित, योर शॉर्ट रिस्पांस, आप कुछ कह रहे थे उस पर। देखिए बिल्कुल, मैं आपको यही कह रहा था कि जिस तरीके से अमेरिका इस पूरे इंसिडेंट्स में खेल रहा है, दरअसल अमेरिका ये भी चाहता है कि वो पोस्टरिंग यही करे, क्योंकि देखिए ज्यादातर साजो सामान अब अमेरिका भी यूक्रेन को नहीं दे सकता, क्योंकि उसको इजराइल को भी देखना, उसको लगातार मिडिल ईस्ट को भी देखना। तो ऐसे में ये पोस्टरिंग की जाए कि हम तो हर संभव मदद कर रहे हैं, और जो टेक्निकल चीजें हैं, जो टेक्निकल इंजीनियर्स की टीम है, जो ग्राउंड स्टाफ है, वो भी हम प्रोवाइड कराएं। तो एक पोस्टरिंग जरूर कर रहा है कि हम यूक्रेन के साथ है, लेकिन सच बात यह है कि अमेरिका भी एक लिमिट तक ही यूक्रेन की मदद कर सकता है। और मैन ऑन ग्राउंड की जब बात करते हैं तो उसका लिमिटेड, आप कह सकते हैं कि जो लिमिटेड एक्सेस है अमेरिका के पास भी, वो भी बहुत लिमिटेड ही है। इस फ्रंट से खबर आई है जहां दक्षिण लेबनान गोलान हाइट्स पर तैनाती और सीरिया लेबनान दोनों मोर्चों पर आईडीएफ की मुस्तैदी को लेकर खबर बढ़ी है। हालांकि इस बारे में किस तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन अब से थोड़ी देर में आपके सामने, क्योंकि अब हिजबुल्लाह पर इजराइल की बड़ी तैयारी, जहां दक्षिण लेबनान के साथ साथ गोलान हाइट्स पर तैनाती और सीरिया लेबनान दोनों मोर्चों पर आईडीएफ की मुस्तैदी। तो लेबनान मोर्चे पर तैनात सैनिकों से नेतन्याहू मिले। आपको बता दें, इजरायली सैनिकों को नेतन्याहू ने शपथ दिलाई है हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग पूरी करने की शपथ।
और आपात हालात के लिए इजराइल तैयार है। एक और बड़ी खबर ये आई जहां जंग में अब फूड सप्लाई के लिए भी वेयर हाउसेस बनाने को लेकर फैसला लिया गया है। इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड तबाह होने का भी प्लान और इजराइल को हिजबुल्लाह के एक्शन का जो खतरा है उसके तहत ये तैयारी की जा रही है। मनीष, इस तैयारी को क्या समझा जाए और ये क्या आमतौर पर हम देखते हैं कि जब भी कोई स्पेशल ऑपरेशन शुरू होने वाला होता है उससे पहले नेतन्याहू जाकर मुलाकात जरूर करते हैं। देखिए, नेतन्याहू की मुलाकात करने के पीछे का पर्पस ये है कि ये बात सच है कि आईडीएफ के जो ग्राउंड ट्रूप्स हैं उन्हें भी अंदाजा है कि वो उनकी लड़ाई इस बार थोड़ी अलग है। इस बार की लड़ाई हमास से कई गुना ज़्यादा टफ है। वैसे में वो मॉरल बूस्टिंग करने भी जा रहे हैं और साथ में वो दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि पूरी सरकार उनके साथ है। हाँ, ये अलग बात है कि इजराइल की जनता और इजराइल के सैनिक किस हद तक इससे कन्विंस होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इजराइल तैयारी क्या कर रहा है? देखिए, हिजबुल्लाह ने साफ तौर पर वीडियो जारी करके भी बताया कि इजराइल का चप्पा चप्पा उनके जद में है, वहां पर वो हमला कर सकता है। और चूंकि युद्ध लंबा जाएगा तो आपको इमरजेंसी में फूड और दूसरे तमाम तरह के स्टॉक रखने की जरूरत होगी। लेकिन इजराइल को इस बात की भी आशंका है कि उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी खत्म कर दिया जाएगा। वैसे में इंटरनेट कहां से आएगा? इसके लिए वो एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ भी बात कर रहे हैं, ताकि अगर कहीं हिजबुल्लाह ने आक्रमण किया और उनका सब कुछ ध्वस्त हो गया तो स्टारलिंक का इस्तेमाल किया जा सके। कहने का मतलब यह है कि इजराइल को असलियत में पता है कि इस बार उनका सामना किससे होने वाला है। अब ये जो हलचल है, सुमित, इस बारे में भी अपडेट दे दीजिए, किस तरीके से ये डिप्लॉयमेंट्स और मूवमेंट्स लिए जा रहे हैं, क्योंकि संकेत साफ है, इजराइल और हिजबुल्लाह या कहें लेबनान आमने सामने। देखिए बेलसुरभी, जब भी वॉर फ्रंट के अंदर टॉप लीडरशिप जाती है, सुप्रीम कमांडर जाते हैं कोई भी किसी भी कंट्री के, उसके दो सबसे महत्वपूर्ण कारण होते हैं। सबसे पहला ये कि आपको ऑपरेशनल रिव्यू लेना, आपको ये देखना कि आखिरकार हमारी जो डिप्लॉयमेंट की गई है वो कैसे की गई है, हम ऑपरेशन अगर स्टार्ट करेंगे कौन से पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण ये होता है कि मोराल बूस्टर करना, मोराल बूस्ट करना, क्योंकि अभी भी आप देखिए कि अभी लगातार 8 महीने से जो जंग है आईडीएफ की वो लगातार हमास के खिलाफ चल रही थी। गाजा में कुछ रिजर्व फोर्सेस को वहां से शिफ्ट कर आपने नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर डाल दिया, तो उनके मोराल बूस्टर, क्योंकि करीबन 8 महीने से सैनिक बाहर हैं जंग के मैदान में, तो उनके मोराल को बूस्ट करना कि देखिए जंग हमारी इसलिए है क्योंकि हमारा भविष्य सिक्योर है और भविष्य इसलिए सिक्योर है, हमें लड़ना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है। तो ये दोनों कदम, दोनों चीज़ों को लेकर आईडीएफ कह सकता है कि नेतन्याहू चल रहे हैं। और अभी इंपॉर्टेंट ये है कि अभी पिछले 24 से 48 घंटे में जो इन्फेंट्री है, जो आप कह सकते हैं थल सेना की मूवमेंट ज़्यादा हुई है, उनके आर्मर्ड व्हीकल ज़्यादा स्टैब्लिश किए गए हैं और लगातार उन रिजर्व फोर्सेज को वहाँ डिप्लॉय कर उस इलाके में आप कह सकते हैं कि हॉल्ट कराया जा रहा है, ताकि आगे जब मूवमेंट हो, जब ऑपरेशन स्टार्ट हो, तब आपको ये पता हो कि पीछे कौन रहेगी टुकड़ी और आगे मूवमेंट किस तरीके से कर रही है। जो बड़ी बातें आप दोनों ने अभी बताई हैं उसको अब एक स्पेशल रिपोर्ट के आधार पर भी समझा देते हैं, क्योंकि खबर ये साफ है कि हिजबुल्लाह में इजराइल के बीच सीधी जंग का जो खतरा बढ़ता जा रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के परमाणु संयंत्र की ड्रोन से बाकायदा रेकी करके वीडियो भी जारी किया। अब नसरल्लाह ने कहा है कि इजराइल को रेगिस्तान बनाने का इंतजाम हो चुका है। इजराइल ने लेबनान पर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी किस तरीके से शुरू कर दी है ये हम जान रहे थे। अमेरिका ने चेतावनी दे दी है कि अगर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया तो ईरान के साथ इजराइल की सीधी जंग शुरू हो सकती है। इसके साथ ही इजराइल ने भी ऐलान कर दिया है कि हिजबुल्लाह पर हमलों के लिए ऐसे हथियार तैयार है जो युद्ध में अब तक इस्तेमाल नहीं हुए। इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले और हिजबुल्लाह पर इजराइल का पलटवार जारी। हिजबुल्लाह इजरायली सैन्य चौकियों पर ताबड़तोड़ रॉकेट और मिसाइल हमले कर रहा है। तो इजराइल भी दक्षिणी लेबनान के हिजबुल्लाह ठिकानों पर पलटवार कर रहा है। चौबीस जून को हिजबुल्लाह की मिसाइल रॉकेट फोर्सेस ने इजराइल के अश्कलोन पर हमले किए। अश्कलोन में हिजबुल्लाह के हमलों में
2 नागरिकों की मौत हो गई और पूरे इलाके में अलर्ट सायरन गूंजने लगे। हिजबुल्ला और इजराइल के बीच जंग बढ़ने के आसार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हिजबुल्ला ने इजराइल को धमकी दी है कि अगर गाजा पर हमले बंद नहीं हुए तो उसके परमाणु ठिकानों पर मिसाइलें बरसने वाली हैं। हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्ला ने एक तस्वीर जारी की है जो हिजबुल्ला के हमलावर ड्रोन से ली गई है। ये तस्वीर इजराइल के डिमोना परमाणु ठिकाने की है, जिसके ऊपर हिजबुल्ला का ड्रोन मंडरा रहा है। डिमोना में इजराइल के परमाणु हथियार गोदाम है। इसके ठीक ऊपर हिजबुल्ला का ड्रोन मंडरा रहा है। ये ड्रोन डिमोना पर हमला करता तो रेडिएशन का विस्फोट हो जाता। يعني أن الحكومة القدسية أصبحت جزءا من الحل وستتعاطى معه। हिजबुल्ला के इस खतरे के बाद इजराइल ने लेबनान पर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी है। ये लेबनान बॉर्डर पर खड़े इजरायली सेना के सैन्य वाहन हैं। इजराइल लेबनान की जमीन पर सेना उतारने की तैयारी में है। इजराइल ने दावा किया है कि हिजबुल्ला इजराइल पर हमले के लिए हथियार जमा कर रहा है। आईडीएफ के मुताबिक बैरूत के रफीक हरीरी एयरपोर्ट पर हिजबुल्ला ने हथियार गोदाम बनाए हैं। लेबनान के विदेश मंत्री अब्दुल्ला हबीब ने कहा है कि इजराइल लेबनान पर हमला करने के लिए झूठे आरोप लगा रहा है। इसके जवाब में हिजबुल्ला ने तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट की तस्वीर जारी की है। हिजबुल्ला का दावा है कि इजराइल ने बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अमेरिकी हथियारों का गोदाम बनाया है। दोनों ओर से अपने अपने दावे हैं, लेकिन इतना तय है कि अगर इजरायली सेना लेबनान में उतरी तो हालात गाजा जैसे होने निश्चित हैं और ये युद्ध एक तरफा नहीं होने वाला है। इसीलिए अमेरिकी दौरे पर गए इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट को विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सलाह दी है। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन छेड़ना बड़ा खतरा मोल लेना होगा। इससे युद्ध अरब के कई देशों में फैल जाएगा। इजराइल के साथ ईरान की सीधी जंग भी शुरू हो सकती है। स्थिति नियंत्रण से बाहर हुई तो यूएस मदद नहीं कर पाएगा। और अब दक्षिण कोरिया ने किया चुनमू एमएलआरएस का ड्रिल। बड़ी खबर आपको बता दें, लाइव फायर ड्रिल में शामिल 190 टुकड़ियों को लेकर है, जहां एमएलआरएस से दागे गए 48 लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट। लाइव फायर ड्रिल की तस्वीरें भी आई हैं सामने। 190 टुकड़ियां इसमें शामिल बताई जा रही हैं। पुतिन और किम की मुलाकात के बाद लगातार किम के एक्शन पर नजर है, लेकिन अब किस तरीके से दक्षिण कोरिया ने चुनमू एमएलआरएस की ये ड्रिल की है। लाइव फायर ड्रिल की तस्वीर आप देख रहे हैं। 190 टुकड़ियां इसमें शामिल बताई जा रही हैं और एमएलआरएस से 48 लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट दागे गए। उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण को लेकर ही खबर है, क्योंकि फेल हुआ उत्तर कोरिया का मिसाइल टेस्ट। बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण नाकाम रहा। मिसाइल परीक्षण पर दक्षिण कोरिया का दावा। सुमित, ये आखिर दक्षिण कोरिया की ड्रिल क्या है और उत्तर कोरिया के खिलाफ क्या ये भी बड़ी तैयारी का संकेत कहना सही होगा? देखिए, दोनों ही देश आपस में इस तरीके के खेल आप इसे कह सकते हैं कि खेलते रहते हैं, क्योंकि जहां नॉर्थ कोरिया कुछ करता है तो साउथ कोरिया ज़रूर उसके बाद के कारण रिस्पॉन्ड करता है। और अभी ये देखने बात है कि साउथ कोरिया जब एक बड़ी एक्सरसाइज कर रहा है, उसी दौरान आज करीबन नॉर्थ कोरिया ने एक बड़े अपने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। 250 किलोमीटर इसकी रेंज थी और एक पोस्टरिंग होती है कि देखिए हमारी भी सैन्य क्षमताएं और रेडीनेस उसी तरीके की है जिस तरीके की आपकी है। और नॉर्थ कोरिया ने ज़रूरत से ज़्यादा करना शुरू किया है जब व्लादिमीर पुतिन नॉर्थ कोरिया गए थे। उसके बाद से लगातार जो अग्रेसिव पोस्टरिंग है नॉर्थ कोरिया की बहुत ज़्यादा बड़ी है। आपने देखा कि पिछले 2-3 दिनों से लगातार बैलून भेजे जा रहे हैं साउथ कोरिया में और
इसके अलावा जो सैनिक है वो लगातार डीमिलिटराइज जोन के अंदर वॉयलेशन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देखें कि इस तरीके के टेस्ट जो है नॉर्थ कोरिया ने बढ़ा दिए। तो एक तरीके के संकेत हैं कि हम आपके इन इलाकों में ज़रूर आप कह सकते हैं कन्फ्लिक्ट जो है वो बराबर रखेंगे, एक्टिव रखेंगे, ताकि साउथ कोरिया को ये डर सताता रहे और साउथ कोरिया भी इसी ये पोस्चरिंग, मनीष, ये पोस्चरिंग अब जंगी शुरुआत का संकेत नहीं है। टाइमिंग को लेकर कल भी हमने बात की और ये भी देखा कि किस तरीके से अब किम और पुतिन की मुलाकात के बाद बाकायदा ये तस्वीरें रोजाना सामने आ रही हैं कि किस तरीके से अब दायरा पार करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, देखिए कोरियन प्रायद्वीप में जो कुछ हो रहा है वो निश्चित तौर पर अब सबसे अधिक कंसर्न वाली बात है, खास करके तब जब पुतिन सीरियसली इस बात को कंसीडर कर रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया को ज़रूरत के कुछ हथियार दिए जाएं। अभी तक हम लोग देखते थे कि नॉर्थ कोरिया से मिसाइल रूस को मिलते थे, लेकिन इस हालात में रूस की तरफ से कुछ ऐसे हथियार नॉर्थ कोरिया को देने का मतलब है कि बेसिकली नॉर्थ कोरिया को हरी झंडी दी जा रही है कि आप आगे बढ़ो। देखिए, साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका मिलकर लगातार उस इलाके में वॉर एक्सरसाइज कर रहा है, तो नॉर्थ कोरिया के पास एक बहाना होगा अपनी आत्मरक्षा का, अपनी संप्रभुता को बचाने का, और फिर वैसी हालत में नॉर्थ कोरिया की तरफ से किया हुआ कोई भी एक्शन अमेरिका को दरअसल कई मोर्चों पर फंसा देगा, क्योंकि अमेरिका जैसे ही उसमें हस्तक्षेप करेगा तो रूस और नॉर्थ कोरिया ने इसीलिए सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया है, और रूस कहेगा कि अब मैं भी नॉर्थ कोरिया को बचाने आ रहा हूं। और अब बड़ी खबर, नीट पेपर लीक की जांच पर बड़ा अपडेट, जहां आपको बता दें उसी स्कूल के प्रिंसिपल से सीबीआई की पूछताछ को लेकर खबर आ रही है। प्रिंसिपल स्कूल पर नहीं थे और सीबीआई टीम घर गई। हजारीबाग स्कूल प्रिंसिपल से सीबीआई से के सवाल, बड़ी खबर आपको हम इस बीच बता रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए अब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए स्कूल के प्रिंसिपल से सवाल जवाब करना चाहती है। हालांकि विपिन चौबे हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। विपिन, इस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर प्रिंसिपल से होने वाले सवाल जवाब को लेकर क्या खबर? देखिए, आज सुबह से, क्योंकि कल से सीबीआई इस वक्त हजारीबाग में मौजूद है और आज सुबह पहले उनके घर पे गई, वहां जाके पूछताछ की है और उसके बाद उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए उस प्रिंसिपल को लेकर पहुंची है, एहसानुल हक को, जो ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल हैं। फिलहाल पिछले 2 घंटों से सीबीआई उसी स्कूल में मौजूद है और तमाम डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर रही है, जिस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वो गए थे एसबीआई से पेपर्स का बक्सा वहां से रिसीव किया था, उसको अपने यहां लेकर आए थे और उन बक्सों से पेपर निकालकर बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया था। देखिए, हजारीबाग में 3 एंगल है जांच करने के। सबसे पहले उस संदिग्ध ब्लू डॉट कंपनी जिसके पास कुरियर पहुंचाने का बैंक में जिम्मा था। दूसरा, वो बैंक जहां से इंस्टीट्यूट्स को और कॉलेजेस को वो पेपर डिस्ट्रीब्यूट करना था। और तीसरा, वो कॉलेजेस जहां पर एग्जामिनेशन होना था। ओएसिस स्कूल की भूमिका थोड़ी संदिग्ध इसलिए है क्योंकि ओएसिस में पढ़ने वाले एक छात्र के कॉपी का सीरियल नंबर पटना में जो सॉल्वर गैंग के अड्डे थे वहां से जला हुआ बरामद हुआ था। तो ये 3 एंगल पे जांच की जा रही है। 24 घंटे से लगातार सीबीआई यहां पर मौजूद है, पूछताछ कर रही है, हर डिटेल्स को वेरीफाई करने की कोशिश कर रही है। संभावना ये जताई गई है कि अगर कोई संदिग्ध नजर आता है और किसी के खिलाफ साक्ष्य और सबूत मिलते हैं तो आज शाम तक हजारीबाग से सीबीआई किसी को गिरफ्तार भी कर सकती है। जी विपिन, मामले की इन्वेस्टिगेशन पर नजर बनाए रखें, लेकिन अब नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई को मिली रिमांड। एक और बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट, जहां सीबीआई को 2 आरोपियों की रिमांड मिली है और चिंटू के साथ एक और आरोपी रिमांड पर लिया गया है। तो अब जिस तरीके से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, टीवी9 लगातार बड़े खुलासे कर रहा है। फिलहाल इस वक्त का एक बड़ा अपडेट आपके सामने, जहां सीबीआई को रिमांड मिली है। सीबीआई को 2 आरोपियों की रिमांड मिली। अब टिहरी से आई खौफनाक हादसे की तस्वीरें आपके सामने, जहां खंड विकास अधिकारी ने 5 लोगों को कुचल दिया। दर्दनाक तस्वीरें ये सामने आई हैं, लेकिन इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, क्योंकि इन तस्वीरों से ये साफ हो गया कि कैसे नशे में कार चला रहा था खंड विकास का अधिकारी। और हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, 2 का इलाज जारी है। पीड़ित परिवार ने कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है। जैसे ही ये देखिए, इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए कि किस तरीके से नशे में चूर ये शख्स कार चलाता हुआ सड़क के इस तरफ खड़े 2 लोगों को रौंद देता है। इतनी जोरदार टक्कर कि उनमें से एक, ये महिला देखिए किस तरीके से बगल में नाले में जाकर गिरी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, 2 का इलाज जारी है। मृतक के परिजनों ने पुलिस से खंड विकास अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
कुछ महिलाएं, कुछ बच्चे और कुछ बुजुर्ग पैदल भ्रमण कर रहे थे और 100 से अधिक स्पीड होने पर गाड़ी का कंट्रोल नहीं हुआ। व्यक्ति शराब के नशे में था और आप देखेंगे डीडी मोटर के सीसीटीवी कैमरे में भी वो घटना पूरी तरह से कैद है। मैं उस वीडियो को सार्वजनिक भी करूँगा। एक बुजुर्ग व्यक्ति और छोटी सी बच्ची बुरी तरह से घायल भी, और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिले। ऐसा ना हो कि जो शराब के नशे के कारण एक व्यक्ति